नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जिसमें अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, शक्ति पृथकीकरण, अमेरिका के संघीय व्यवस्था, अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा है। आज हम अमेरिकी व्यवस्थापिका यानी कि अमेरिकी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके भारतीय संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट की भांति ही दो सदन हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। अमेरिका में जो कांग्रेस है उसके निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और जो द्वितीय सदन है उसको सीनेट कहा जाता है। देखिए बच्चों, एक कंपैरेटिवली स्टडी के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो उदाहरण दिया जाता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है। तो जब हम द्वितीय सदन की बात करते हैं तो यदि हम भारत के संसद की द्वितीय सदन राज्यसभा की स्थिति को देखें या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की स्थिति को देखें, तो ये सदन हमें प्रथम सदन की अपेक्षा कमज़ोर नज़र आते हैं, कम शक्तिशाली नज़र आते हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ का द्वितीय सदन यानी सीनेट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। आपसे प्रश्न के तौर पर भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन कहाँ है, तो वो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहाँ पर है, तो वो अमेरिका का सीनेट कहा जाता है। कांग्रेस जो कि अमेरिका की व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसकी शक्तियाँ और कार्य हम सबसे पहले देखेंगे। लेजिस्लेचर जो व्यवस्थापिका होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। लेकिन व्यवहार में कांग्रेस न केवल विधायिकी कार्य ही करती है, अपितु प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ भी इसको प्राप्त है। कांग्रेस के कार्य या शक्तियाँ निम्न प्रकार से है। सबसे पहली जो शक्ति है कांग्रेस की वो है कानूनों का निर्माण करना। कांग्रेस का प्रथम और सर्व प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त है, असीमित नहीं है। देखिए, जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, एक केंद्र सरकार में और दूसरी राज्यों की सरकारों में। अमेरिका भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जहाँ शक्तियाँ केंद्र सरकार और 50 राज्यों के मध्य विकेंद्रीकृत है, बटी हुई है। कांग्रेस की विधायिकी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं, एक प्रदत्त शक्तियाँ, एक निहित शक्तियाँ, एक संवर्ती शक्तियाँ। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, कर को एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण करने, डाक और तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का भी गठन कर सकती है और स्थल सेना और जल सेना के नियमन हेतु भी कानून बना सकती है। कांग्रेस के कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी इसे प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक और कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली
उत्पन्न करना, सैनिक और जल सेना अकादमियाँ स्थापित करना, सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य, बीमा आदि पर धन खर्च करना, अकादमियाँ स्थापित करना आदि हैं। समवर्ती सूची या समवर्ती सूची में वे विषय शामिल है जिन पर कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था करना, बैंक और कॉरपोरेशंस की स्थापना करना, सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना आदि। तो पहला जो कार्य है वो है कानून निर्माण से संबंधित कार्य। कानून निर्माण से संबंधित कार्य संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दूसरा है चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सिंडिकेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति को चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यता का निर्धारण करता है। तीसरी जो शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के साथ ही साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है। अर्थात तीनों अंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी प्रच्छन्न रूप से एक दूसरे पर नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं ताकि कोई भी अंग जो है वो स्वेच्छाचारी ना हो। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों और संधियों के संबंध में सीनेट के द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण रखा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों, संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। इसी तरीके से युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। चौथी जो शक्ति है वो है प्रशासन का निर्देशन एवं नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण भी है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांग कर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था भी की जा सकती है और उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। पांचवा कार्य है कांग्रेस का जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करने का। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने और अन्य मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस की जांच पड़ताल करने के लिए इन कार्यों का महत्व बढ़ता जा रहा है और अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी किया जाता है। छठी जो इसकी शक्ति है वो है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून के द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश करवा सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य शामिल थे, किंतु अब 50 राज्य हैं। कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में शामिल किया है। सातवीं जो शक्ति है वो है दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। कांग्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि वो दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई भी सदस्य सदन में अनुशासन भंग करता है तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे सदन से निष्कासित कर सकते हैं। आठवां है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना भी है। यद्यपि वार्षिक बजट,
बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। न्यायिक शक्ति। संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार है कि वो देशद्रोह, भ्रष्टाचार और अन्य घोर अपराध पर राष्ट्रपति या किसी भी उच्च अधिकारी को महाभियोग द्वारा पदच्युत कर सकती है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस है, वो न केवल विधायी कार्य करती है अपितु कुछ हद तक प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करती है। आगे हम कांग्रेस के दोनों सदनों, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी संरचना और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।